हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, इंस्टेड स्टॉप व्हेन यू आर डन। यानी कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं, कई दफ़ा हमने देखा है कि क्या होता है, हम थक जाते हैं बहुत ज़्यादा या निराश हो जाते हैं। यहाँ पे थकने का मतलब ये नहीं कि हम फिजिकली एग्जॉस्ट हो रहे हैं या मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो मतलब नहीं है। मतलब है कि आप अपनी आशा ना छोड़ें जब तक आपका वो कार्य पूरा नहीं हो जाता। सपोज करो कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो एग्ज़ाम प्रोसेस जो है वो भी बहुत लंबा होता है, लेंदी प्रोसेस होता है। इतना सारा सिलेबस है करने के लिए, इतना कुछ है जानने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इतना ज़्यादा कुछ है करने के लिए। और साइड बाय साइड हमारी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड हैं हमसे, वो चाहते हैं कि हम बहुत जल्द बहुत अच्छा कर पाएँ कुछ, ठीक है। हमारे साथ के कोई कलीग्स हैं, क्लासमेट्स हैं जो बहुत अच्छे किसी मुकाम पे पहुंच चुके हैं, और पेरेंट्स के कांस्टेंट कंपैरिजन होता है, खुद से कांस्टेंट कंपैरिजन होता है कि भाई वो व्यक्ति शायद इतना स्टडी में अच्छा भी नहीं था जितने आप हैं, बट स्टिल वो इतना अच्छा कर पा रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये आपको टायर कर सकती हैं, निराश कर सकती हैं, हताश कर सकती हैं। तो हारना नहीं है, थकना नहीं है इन सब चीज़ों से। जब तक आपके पास उम्मीद है, उम्मीद की एक भी किरण है ना, तब तक चलते रहना है, ठीक है। बिल्कुल भी डरना नहीं है कि अच्छा मेरा एक अटेम्प्ट खराब हो गया, या मेरे फ्रेंड्स तो इतना कुछ कर चुके हैं, या फिर मैं इतना पीछे रह गया हूँ। इन चीज़ों से हारना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। वन नेशन वन इलेक्शन मिलिटेट्स अगेंस्ट फेडरलिज्म एंड मल्टी टायर्ड गवर्नेंस। अब वन नेशन वन इलेक्शन का एक नया कंसेप्ट यहाँ पे हमने देखा है कि एक नेशन है, एक देश है, तो एक ही इलेक्टोरल जो सिनेरियो है वो होगा। अभी क्या होता है, हमारे देश में अलग अलग स्तर पे टायर सिस्टम है, ठीक है। पंचायत के इलेक्शन होते हैं, ब्लॉक के इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आगे जो कंप्लीट इलेक्शंस हैं वो होते हैं, जो नेशनल इलेक्शंस जिनको बोला जाता है वो होते हैं। तो क्या है, टायर सिस्टम है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कंसेप्ट है, ये मिलिटेट्स अगेंस्ट मतलब कि विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के, और हमारे देश की जो मल्टी टायर्ड गवर्नेंस है, यानी कि जो इस तरीके की गवर्नेंस है कि पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर स्टेट, फिर देश, इस तरीके की जो लेवल वाली गवर्नेंस है, इसके अगेंस्ट है। इन अ मल्टी टायर्ड गवर्नेंस सिस्टम सच एज द वन इन इंडिया, जो किसी मल्टी टायर्ड गवर्नेंस के सिस्टम में जैसा कि इंडिया में अपनाया जाता है, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया जो कि क्या है, एक संघ है स्टेट्स का, मिला जुला संघ है एक स्टेट्स का। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी वर्क्स बाय अलाउइंग पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर ईच टायर बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन ऑफ हु इज बेस्ट सूटेड टू रिप्रेजेंट देम फॉर ईच स्पेसिफिक टायर। अब हमने देखा है जैसे छोटे शहरों में या छोटी जगहों पे तो नहीं, बट बड़े शहरों में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस होते हैं, एमसीडी के इलेक्शंस होते हैं, वो भी कितने महत्व रखते हैं। मुंबई में एमसीडी का इलेक्शन हो गया, दिल्ली में हो गया, ये बहुत महत्व रखते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हमने कई बार ये ऑब्जर्व करा है कि एमसीडी में जो सरकार है, एमसीडी में जो चुनकर आते हैं सदस्य, वो हो सकता है किसी दूसरी पार्टी के हों, जो कि उसी सेम शहर में, सेम स्टेट में जो गवर्नमेंट बनी है उससे विरुद्ध हो, विपरीत हो, ठीक है। कई बार देखा गया है कि एमसीडी में बीजेपी जीत गई है, जबकि जो मुख्य वहां पे गवर्नमेंट है वो किसी दूसरे पार्टी की है, ठीक है। वैसा ही एमसीडी में हो सकता है कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन दूसरे जगह पे दूसरी पार्टी जीती हुई है। तो ये क्या है, ये लोगों को आज़ादी देता है। उनको लगता है कि भाई नहीं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमें लगता है, या पंचायत में या ब्लॉक में हमें लगता है कि ये पार्टी ज़्यादा अच्छा कर सकती है, लेकिन वही बात आ गई कि पूरे स्टेट की गवर्नेंस की बात आ गई, तो नहीं, ये पार्टी ज़्यादा अच्छा कर सकती है। तो वो उनका अधिकार है, उनको एक हमने इंडिपेंडेंस दे रखा है कि आप अपनी मर्जी के उम्मीदवार चुन सकें अलग अलग स्तरों पर, ठीक है। ये आज़ादी क्या होगी, छीन ली जाएगी अगर हम इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो देयर
is a reason why there is a demarcation of power between the union, states and local body institutions. बोल रहे हैं कि कोई कारण है जो ये अलग अलग यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट्स गवर्नमेंट्स, लोकल बॉडीज बनाई गई हैं और उनके बीच में पावर का डिवीजन किया गया है. डिमार्केशन मतलब बंटवारा करना, डिवीजन करना. ये जो किया गया है ये किस लिए किया गया है, एंड वाई देयर इज अ वोटर मैंडेट एवरी 5 years. क्यों ज़रूरी है कि हर 5 साल बाद इलेक्शन करवाए जाएं ताकि पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएं, असेंबलीज में चुने जाएं, लोकल बॉडीज में चुने जाएं. इसका एक मैंडेट है ना कि हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं. तो उसका इन दोनों जो ये प्रक्रियाएं हैं इनका कुछ ना कुछ कारण है ना. ऐसे तो नहीं बनाई गई, बिना सोचे समझे तो नहीं बनाई गई थी ये प्रक्रियाएं. ठीक है. द डिमार्केशन अलाउज for specific roles for each representatives across these tiers and suggest varied voter choices that could be based on party affiliation. बोल रहे हैं ये जो डिमार्केशन है यानी कि सीमा निर्धारण किया गया है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इससे हमें क्या मिलता है कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव का जो अलग अलग पदों पर चुनकर आए हैं उनका क्या रोल होगा ये निर्धारित करने में आसानी होती है. ठीक है. अलग अलग टायर्स हैं, अलग अलग पद हैं, अलग अलग लेवल्स हैं ऑफ गवर्नेंस, तो उसके ऊपर अलग अलग इंडिविजुअल का क्या रोल होगा वो निर्धारित करना तय किया जा सकता है. जैसे कि एक क्लर्क है, ठीक है, उसका काम है डॉक्यूमेंट्री वर्क्स करना, सब कुछ. अब वही आगे लेवल्स आगे बढ़ते जाते हैं. जैसे जैसे हम आगे पद पे पहुंच जाते हैं, एक तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, इसके बाद में फिर SDMs आ जाते हैं, DMs आ जाते हैं, IAS ऑफिसर्स आ जाते हैं. तो ये सब क्या है, क्यों किया गया है इतना लेवल वाला काम? क्योंकि अलग अलग पद की अलग अलग जिम्मेदारी है. ठीक है. उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं. अब जो काम एक IAS ऑफिसर कर सकता है वो एक क्लर्क नहीं कर सकता. जो ऑथराइजेशंस एक IAS ऑफिसर्स के पास है या फिर एक तहसीलदार के पास है, नायब तहसील, वो एक क्लर्क के पास नहीं है. राइट. नो डाउट सबने गवर्नमेंट एग्जाम दिया है, सब वो पास कर क्वालिफाई कर आए हैं, बट जिसने जो पद हासिल किया है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ उसमें पर्क्स हैं, बेनिफिट्स हैं, कुछ अपने लिमिटेशंस हैं. ठीक है. तो उन दायरों के बाहर वो काम नहीं कर सकते. सेम चीज़ यहाँ पर है कि ये जो डिमार्केशन है ये इंडिविजुअल्स के रोल्स निर्धारित करने में काम करता है कि ये काम इन्होंने करना है, इसके बाहर का काम वो नहीं कर सकते. बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा ना तो कोई भी यहाँ पे चेक रखने वाला नहीं होगा, किसी की भी फिर क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाएगी. ठीक है. अगर ऊपर सीनियर अधिकारी नहीं होगा तो जूनियर वाला अधिकारी अपनी मन मर्जी करता रहेगा. ठीक है. और कोई भी यहाँ पे पूछने वाला नहीं होगा. तो ये जो टायर सिस्टम बनाया गया है इसका बहुत सारे फायदे हैं बोलते हैं. तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग रोल्स के लिए, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए उनके जो जॉब रोल्स हैं वो डिसाइड करते हैं. सजेस्ट वेरिड वोटर, जो कि उनके वोटर द्वारा चुने गए हैं, दैट कुड बी बेस्ड ऑन, जो चाहे पार्टी एफिलिएशन यानी किसी पार्टी से संबंध रखते हो, कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट की पावर हो, आइडियोलॉजिकल पोजिशंस हो या फिर सिंपल सोशो इकोनॉमिकल रीजंस हो, स्पेसिफिक टू ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है. किसी भी कारण से जनता ने जिस तरीके से भी चुना है बट वो उनकी चॉइस है. ठीक है. वो चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए काम करे और उनको भरोसा है इस व्यक्ति के ऊपर कि अच्छा काम करेगा. ठीक है. दैट सम स्टेट्स सच एज आंध्र प्रदेश एंड सिक्किम होल्ड साइमल्टेनियस assembly and parliamentary polls is a coincidence as their electoral cycle has coalesced with that of the parliamentary polls. अब क्या है कि कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में, जैसे कि उदाहरण दिया गया है आंध्र प्रदेश और सिक्किम का, जिनके असेंबली इलेक्शंस और जो पार्लियामेंट्री पोल्स हैं वो एक साथ होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जिस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट चुनी जा रही होगी, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे होंगे, उसी टाइम पे उनके असेंबली के यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी चुनी जा रही होगी. बट ऐसा नहीं कि पर्पसफुली किया गया, ये कोइंसिडेंस है कि उनकी इलेक्टोरल साइकिल वो शायद स्टेट्स बने ही उस दौरान में है कि उनकी जो साइकिल है वो कोलैप्स कर रही है, कोइंसाइड कर रही है पार्लियामेंट्री पोल्स के साथ में. द BJP लेड यूनियन गवर्नमेंट्स ट्रायल बैलून मतलब कि एक ट्रायल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है. ये अभी पक्का नहीं, गारंटेड नहीं कि लाइफ लॉन्ग ऐसा ही रहेगा. अभी हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर जनता का क्या नज़रिया आता है, क्या इसका जनता का इसके ऊपर रुख आता है. ठीक है.
तो बीजेपी की जो सरकार है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका ये जो ट्रायल बलून यानी कि ट्रायल के ऊपर इस्तेमाल किया जाने वाला ये जो सिनेरियो है, वन नेशन वन इलेक्टोरल वाला, एक्सप्लोरिंग द फीजिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर ऑल लेवल्स। तो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराएंगे हर स्तर पे तो उसका फीजिबिलिटी क्या है, कि क्या ये कराना संभव है, और अगर संभव है तो इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, क्या इसमें पैसे की खपत कम हो पाएगी या फिर टाइम कंजम्पशन कम होगा, ऐसी चीज़ें होंगी, या फिर ये साथ में काम नहीं कर सकते, कोलैप्स हो जाएगा पूरी तरीके से ये प्रोसीजर। तो वो एक ट्रायल के तौर पर देख रहे हैं कि चलो देखते हैं क्या इसमें बेनिफिट्स हमें दिखते हैं, बिकॉज आज दिन तक ये किया नहीं गया, अब करके देखेंगे तभी पता चलेगा ना कि क्या इसके फ़ायदे हैं या नहीं। तो वो यहाँ पे देखना चाह रहे हैं थ्रू अ कमिटी लेड बाय फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। और ये क्या कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई है और जिसके अध्यक्ष कौन है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वो हैं। एंड militates against the foundational idea of multi-tiered governance and is anti-federalist। और बोला जा रहा है कि ये संघवाद विरोधी है। Dangerously one of the committee's terms of reference, बोल रहे हैं बड़े ही गंभीर या फिर बड़े ही खतरनाक तरीके से इस कम्युनिटी का जो एक रेफरेंस के लिए टर्म जो यूज़ किया जा रहा है वो है टू एग्जामिन एंड रेकमेंड इफ द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन for the purpose of holding simultaneous elections would require ratification by the states। यानी कि इसमें क्या किया जाएगा कि हम एग्जामिन करेंगे और रेकमेंड करेंगे कि अगर संविधान में कोई भी चेंजेस इस पर्पस से जो साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाए जा रहे हैं उस पर्पस से किए जाने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट से मंजूरी की ज़रूरत पड़ेगी या उनकी मंजूरी की किस हद तक ज़रूरत पड़ेगी, इज़ अ प्रपोजिशन दैट इज़ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। और ये ऐसा प्रावधान है जो कि असंवैधानिक है एंड विल नॉट स्टैंड लीगल स्क्रूटनी। और ये क्या हो रहा है कि अगर इसको लीगल जांच के दायरे में लाया जाएगा तो ये उसके अंदर ये फेल हो जाएगा, ठीक है, वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। It also advances a motive that would curtail many assemblies such much before their scheduled tenures। और बोल रहे हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि क्या होगा, जो असेंबलीज हैं उनका जो टेन्योर है वो भी घट जाएगा। यानी कि देखो अभी कई स्टेट्स में अभी हाल फिलहाल में इलेक्शंस होके हटे हैं, ठीक है, अब उनकी वहाँ पे जो चुनी हुई सरकारें बनकर आई हैं तो उनको तो 5 साल कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिला ना, वो तो शायद हो सकता है 1 साल हुआ 2 साल हुआ, अभी उनको तो 5 इयर्स कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिला। फिर हम बोल रहे हैं कि अब अगले साल जनरल इलेक्शंस होने हैं तो उनसे उसी दौरान में हम करवाना चाहेंगे, अब तभी ट्रायल कर पाएंगे इसका, वरना कैसे करेंगे ट्रायल। तो उस दौरान पे अगर हम साइमल्टेनियसली स्टेट इलेक्शंस भी असेंबली इलेक्शंस भी करवाएंगे तो इसका मतलब है कि कई सारी अभी हाल फिलहाल में चुनी हुई सरकारों को पूरा अपना टर्म पीरियड कंप्लीट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। एंड अनटेनेबल प्रोस्पेक्ट, जो कि बहुत ही अस्थिर एक नज़रिया है, ठीक है, संभावना है। ऑस्टेंसिबली The proposal speaks of the need for simultaneous elections as a cost-cutting exercise। अब बोल रहे हैं जाहिर तौर पर प्रकट रूप से इसमें क्या किया गया है, ये जो प्रपोजल बनाया गया है ये बोला जा रहा है कि इसलिए बनाया गया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने से क्या होगा कि कॉस्ट कटिंग होगी, यानी कि जो पैसा इतना व्यर्थ हो रहा है वो बच जाएगा, ठीक है। ये उनने तर्क दिया एक्सरसाइज अलाउइंग वोटिंग इन पार्लियामेंट्री असेंबली म्युनिसिपल एंड पंचायत इलेक्शंस इन वन गो, क्योंकि सभी स्तर के इलेक्शंस एक ही बारी में हो जाएंगे तो अलग अलग टाइम पे कैंपेनिंग का पैसा भी खर्च होता है भाई, देखो, ठीक है, वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन के लोग बिठाए होते हैं, इलेक्शन ड्यूटीज लगाई होती हैं लोगों की, उसको भी पैसा देना पड़ता है, वो भी पैसा खर्च होता है। तो अगर हम 4-5 अलग अलग टाइप के इलेक्शंस करवा रहे हैं, दैट मीन्स उतना फंड जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो पाएगी। इट ऑल्सो स्टेम्स फॉर द फ्लॉड नोशन दैट गवर्नमेंट्स आर फॉरएवर इन कैंपेन मोड। और बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है, ये यहाँ इस आइडिया से भी उत्पन्न हुआ है कि जो सरकारें हैं वो हमेशा कैंपेन मोड में करती हैं, यानी कि उनका कोई भी छोटे से छोटा काम भी होगा, असल कोई भलाई का काम भी होगा, वो भी उसका प्रचार प्रसार इस तरीके से करेंगी कि उनको इलेक्शन में फ़ायदा हो। तो
मोड बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट असेंबली, क्योंकि बार बार असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं अलग अलग जगहों पे, जैसे आज हिमाचल में हो गया, ठीक है, कल पंजाब में हो गया, परसों साउथ में कहीं हो गया, तो ऐसे कहीं ना कहीं इलेक्शंस चल रहते हैं। इस साल 4 स्टेट्स के हैं, अगले साल 5 स्टेट्स के हैं, फिर 15 स्टेट्स के हैं, इस तरीके से चलता रहता है। तो क्या होता है कि सरकारों को अब जहाँ पे मान लो कि साउथ में कहीं पे इलेक्शन है, मानो तमिलनाडु में इलेक्शन है, ठीक है, तो क्या तमिलनाडु में बीजेपी गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी अपनी सरकार बनाने का, कांग्रेस नहीं दिखाएगी? क्या वहाँ पे जो उनकी लोकल पार्टीज हैं बस वही सरकार बनाने का अधिकार जताएंगी या वही कैंपेन करेंगी? ऐसा नहीं है ना, सारी सरकारें जाएंगी, सारी पार्टियां जाएंगी वहाँ पे कैंपेन करने, जो भी वहाँ पे प्रोमिनेंस रखती हैं वो जाएंगी कि भाई हमें कैंपेन करना, हो सकता है हमें अच्छा मौका मिल जाए और हम इस बार अच्छा जीत पाएं, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जो फिर रूलिंग पार्टीज भी हैं या फिर जो पार्टीज कहीं और भी रूल कर रही हैं, नहीं है रूलिंग पार्टीज, दूसरी पार्टीज भी हैं, वो हमेशा कैंपेन मोड में रहती हैं, यानी कि वो हमेशा जो भी काम करती हैं उसका यही होता है मोटिव कि भाई हमें वोट्स मिले। फर्स्ट, देयर इज नो स्टडी टू प्रूव दैट। तो बोल रहे हैं कि अब ये जो ने तर्क दिया, इसको प्रूव करने के लिए कोई भी स्टडी अभी तक नहीं की गई है दैट देयर विल बी सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग, कि ये जो बता सके कि यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कॉस्ट कटिंग हो पाएगी विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस, एंड इन एनी केस द कॉस्ट incurred in the conduct of elections are not essentially wasteful as there is a multiplier effect to campaign spending and economic activity around polls। और बोल रहे हैं कि पहली बात तो इसका कोई दावा नहीं है, इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं की गई है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने से हमें पैसे बचाने में फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये समझना भी ज़रूरी है कि अगर अलग अलग समय पे इलेक्शंस होते हैं तो वेस्टफुल नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे जो पैसा खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है कैंपेनिंग वगैरह में, वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देता है, ठीक है। क्या होता है कि कैंपेनिंग करनी है, होर्डिंग्स बनेंगे, पोस्टर्स बनेंगे, फ्लैग्स बनेंगे, बाइक्स वगैरह चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, तो क्या है ये सब, उन सब लोगों को पैसे देने पड़ेंगे, तो उनका तो एक आमदनी का इनकम सोर्स बन गया, तो उनके लिए तो वो इकोनॉमिक जरिया बन गया, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे करवाने से केवल नुकसान ही है, इकोनॉमिक वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा है। Elections for different levels also allow voters to hold their representatives to account and for their specific grievances to be noted। बोल रहे हैं कि अलग अलग समय पे इलेक्शंस होने से, अलग अलग स्तर पे इलेक्शन होने से क्या होता है कि भाई जो भी व्यक्ति वहाँ पे जिम्मेदार है, जो भी जनता के नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हुए हैं अपने अलग अलग पदों पे, तो वो अकाउंटेबल रहेंगे। उनको पता है कि भाई अगले साल इलेक्शन होने हैं, हमने अगर अच्छा काम नहीं किया तो जनता हमें वोट नहीं देगी। लेकिन अगर एक ही टाइम पे होंगे तो उनको पता है कि भाई अगले 5 साल बाद ही देखा जाएगा, अब जो भी सरकार आएगी वो तो सब जगह एक ही सरकार रहेगी, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि भाई हम काम करें अच्छे से या नहीं करें। फिर उनके ऊपर शिकायतें जो हैं वो चीज़ें नहीं दर्ज की जा पाएंगी या फिर नहीं उनको गौर तलब किया जाएगा सरकारों द्वारा, ये इन चीज़ों की संभावना ज़्यादा है। Second, the conduct of various elections at different points of time is to only elect representatives for these tiers and is not a referendum on just one tier or even an individual leader at every point of time। बोल रहे हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम अलग अलग इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे करवाते हैं तो इस टू ओनली इलेक्ट, इससे केवल रिप्रेजेंटेटिव्स उन टायर्स के लिए, पर्टिकुलर टायर्स के पर्टिकुलर पदों के लिए ही होता है, एंड इज नॉट, और ये क्या है, रेफरेंडम नहीं है ऑन जस्ट वन टायर, कि एक ही टायर हमने चुनना है, और इवन इंडिविजुअल लीडर या फिर हमने एक व्यक्ति चुनना है एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है, लोगों को एक इंडिपेंडेंस मिलती है कि वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्ति चुन सके जिसको वो उस काबिल समझते हैं कि इस स्तर पे ये व्यक्ति अच्छे से काम कर सकते। जैसा कि बीजेपी इसको बनाना चाहती है, वन टायर सिस्टम बनाना चाहती है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। दोज in civil and political society who are committed to India's federal structure should argue for separation of the Lok Sabha election from the polls of assemblies as the campaign issues and democratic choices vary। बोल रहे हैं कि जो भी सिविल या पॉलिटिकल सोसाइटी से
ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों को इसके ऊपर और हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए जो अपना वचनप्रद है, उन लोगों को इस चीज़ के ऊपर ज़रूर आर्ग्यू करना चाहिए कि भाई लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली पोल्स जो हैं वो अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि इश्यूज अलग अलग हैं। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के बारे में बात करेगी कि भाई हम देश को क्या देंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट है वो एक स्टेट के बारे में बात करेगी। पर्टिकुलर स्टेट की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। अब पंजाब में एग्रीकल्चर अच्छा है, यूपी में एग्रीकल्चर अच्छा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब और यूपी की सिचुएशन सेम है। पॉपुलेशन लेवल अलग है। पंजाब के ज़्यादातर लोग बाहर जाना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं बाहर जाना। वहाँ पे जो ज़मीन का डिवीज़न है वो अलग हिसाब से है। यूपी में ज़मीन का डिवीज़न अलग हिसाब से है। वहाँ पे पंजाब में 5 रिवर्स एक साथ क्रॉस करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ज़मीन को पानी की फर्टिलिटी, पानी का मिलना, फर्टिलिटी ज़मीन की वो अलग स्तर पर है। यूपी में इतनी नदियाँ नहीं बहती जितनी पंजाब में बहती हैं, ठीक है, वो उनका स्तर अलग है। वहीं बात करें झारखंड, मिनरल का सोर्सेज है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ पे इस तरीके का चीज़ें नहीं है। तो क्योंकि अलग अलग स्टेट के इश्यूज अलग अलग हैं, तो कैंपेन इश्यूज, कैंपेन पॉलिसीज अलग अलग होंगी, तो इसलिए और लोगों की फिर डेमोक्रेटिक चॉइसेस भी अलग अलग होंगी, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक साथ सबके इलेक्शन करवा दें, वो आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। In any case, unless the term of each Lok Sabha and Assembly is fixed, the premature dissolution for whatever reason is barred, the idea is unworkable. बोल रहे हैं कि फिर भी चलो मान लो कुछ भी इनका तर्क है, कुछ भी केस है, लेकिन लोकसभा और असेंबलीज का एक टेन्योर तो फिक्स्ड है, 5 साल तो उन्हें लगाने ही लगाने। और अगर हम उसको समय से पहले डिसॉल्व कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, भंग कर देते हैं, चाहे रीज़न कोई भी हो, तो इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आइडिया है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच में बिना किसी कारण के आप ध्वस्त कर दीजिए, तो क्या इस तरीके से हमारा संविधान चल सकता है? नहीं ना। तो ये था सारा का सारा पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, व्हाट कैन बी inferred about the one nation one election proposal based on the passage। कह रहे हैं one nation one election वाला जो proposal दिया गया है, इसके बारे में हम पैसेज से कौन सी बात समझ सकते हैं, कह सकते हैं हम। It is widely accepted method of conducting elections in multi-tiered governance। ऐसा नहीं है, multi-tiered governance में ये पहली दफ़ा हम ट्रायल के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो widely accepted नहीं है ये। The proposal is believed to go against the essence of multi-tiered governance system in India। बिल्कुल करेक्ट है कि माना जा रहा है कि ये जो प्रपोजल है ये हिंदुस्तान का जो multi-tiered governance system है उसके विरुद्ध होगा। The simultaneous assembly and parliamentary polls in Andhra Pradesh and Sikkim were a result of one nation one election proposal। ऐसा नहीं है, इन स्टेट्स में पहले से ही ऐसा होता आ रहा है, क्योंकि वो कोइंसाइड करता है, वो पर्पसफुली नहीं किया गया है, वो कोइंसाइड करता है, ठीक है। The proposal emphasizing इंक्रीजिंग द वोटर मैंडेट ड्यूरेशन फ्रॉम 5 years। ऐसा नहीं है, इसमें 5 साल से बढ़ाने की बात नहीं की गई है, लेकिन अगर ये लागू होता है तो अभी जिन स्टेट्स में पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में इलेक्शंस हुए, 3 साल में, उनका टेन्योर ये प्रीमेच्योरली ख़त्म कर देगा। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Based on the passage, why is there a demarcation of power between union, states and local body institutes? क्यों पावर का बंटवारा किया गया है, पावर की सीमाएं क्यों बनाई गई हैं स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकल बॉडीज़ के जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर क्यों पावर का बंटवारा किया गया है? To ensure that only one representative is elected from for the entire country। ऐसा नहीं है। To encourage simultaneous assembly and parliamentary polls। ऐसा भी नहीं है। To allow people to elect representatives best suited for specific roles in each tier based on varied voter choices। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? इससे लोगों को, जनता को अधिकार मिल जाता है कि वो अलग अलग पद के ऊपर अलग अलग टायर में अपनी पसंद से अलग अलग काबिल उम्मीदवारों को चुन सकें, ठीक है। According to the passage, why does the proposal for simultaneous elections appear flawed? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाने का जो आइडिया है वो गलत क्यों दिख रहा है, गलत क्यों लग रहा है?
because the government believes that conducting elections frequently makes the representatives more accountable. तो अगर ये सोच रहे होते तो फिर अलग अलग समय पे अलग अलग इलेक्शंस करवाते हैं ना, है ना, तो ये गलत हो गया. बिकॉज साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड रिजल्ट इन मोर कैंपेन स्पेंडिंग एंड मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ऐसा नहीं है कैंपेन स्पेंडिंग कम करने की ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है इससे कैंपेन स्पेंडिंग कम हो, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो अलग अलग इलेक्शन से ही बढ़ती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया. बिकॉज देयर इज नो डेफिनेटिव स्टडी शोइंग दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस वुड लीड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग. बोल रहे हैं ऐसे कोई स्टडीज़ नहीं हुई हैं हमारे पास जिनसे हम ये कह सकें कि अगर हम एक समय पे सभी इलेक्शंस करवाते हैं तो उससे कॉस्ट में बचत होगी, कॉस्ट में कमी आएगी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. व्हाट इज द अंडरलाइंग कंसर्न एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ वेरियस इलेक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स. बोल रहे हैं क्या मुख्य कंसर्न यहाँ जाहिर किया गया है कि अगर हम सभी इलेक्शंस अलग अलग टाइम पे कराते हैं उसके ऊपर, तो इट इज़ प्राइमरीली टू एनेबल बेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी अराउंड पोल्स. तो इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है बट हो जाती है इनडायरेक्टली, ठीक है, तो प्राइमरीली नहीं है. इट इज सोली टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर इंडिविजुअल टायर्स, नॉट टू बी अ रेफरेंडम ऑन अ सिंगुलर लीडर और टायर. बोल रहे हैं कि जिसका मुख्य उद्देश्य है अलग अलग समय पे अलग अलग इलेक्शंस करवाने का, वो बेसिकली ये है कि हम अलग अलग टायर के लिए अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकते हैं, और केवल ये रेफरेंडम नहीं बन जाएगा कि हमने देश का एक नेता चुनना है उसके लिए हम एक इलेक्शन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. What is the tone of the passage concerning the one nation one election proposal? देखो वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है. उनने उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए हैं कि भाई अगर ऐसे हम करते हैं तो हमारे डेमोक्रेसी को नुकसान है, फेडरलिज्म को नुकसान है, ठीक है. तो उनने काफ़ी हार्श टर्म्स यूज़ करी हैं जैसे कि फ्लॉड है ये, और ये कंसर्न्स दिखा रहा है, और एंटी फेडरलिस्ट है, फ्लॉड नोशन है. तो ये सारी टर्म्स जो हैं ये बताती हैं कि वो क्रिटिकल हैं. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. The opposition Telugu Desam party has alleged that YSRCP leaders have looted sand worth rupees 40,000 crore in the last 4 years. बोल रहे हैं जो ऑपोजिशन पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी TDP, उन्होंने आरोप लगाया है किसके ऊपर, जो शायद रूलिंग पार्टी होगी. और कौन सी है रूलिंग पार्टी? YSRCP, ठीक है. उनके लीडर्स के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने सैंड माफिया के साथ मिलके 40,000 करोड़ रुपए की कीमत वाली सैंड का खनन किया है, लूट करी है पिछले 4 सालों में. Ever since it withdrew the free sand policy, the YSR Congress party government has been fending off acquisitions. बोल रहे हैं जब से इन्होंने क्या किया है, सैंड पॉलिसी को फ्री करा है और उसके ऊपर से जो भी नियम है वो हटाए हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या हुआ है, YSR कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर आरोप लगते, वो अपने ऊपर से एक्विजिशन से पल्ला झाड़ती रही है. दैट इट इज़ वर्किंग हैंड इन ग्लोव विद द सैंड माफिया लेटिंग देम गो ऑफ द हुक. और हैंड इन ग्लोव मतलब मिल के काम करना. तो बोल रहे हैं कि वो एक्विजिशन से पल्ला झाड़ते रहे हैं कि क्या आरोप लगे हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि भाई वो क्या है, सैंड माफिया के साथ मिल के काम कर रहे हैं, जिस वजह से उनको गो ऑफ द हुक मतलब कि जाल में से छोड़ देना, मतलब वो हाथ में आते आते उनको जाने देते हैं. एंड माइनिंग इन आंध्र प्रदेश हैज़ वंस अगेन बिकम अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो. और जब आंध्र प्रदेश में माइनिंग की जो बात चली है वो फिर से पॉलिटिकल यानी कि सत्ता के गलियारों में एक हॉट टॉपिक, हॉट चर्चा का विषय बन गया है. सैंड माइनिंग इन आंध्र प्रदेश हैज़ वंस अगेन बिकेम अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो. बोल रहे हैं जब सैंड माइनिंग का जो टॉपिक है वो आंध्र प्रदेश में फिर से सत्ता के गलियारों में चर्चा का एक हॉट टॉपिक बन चुका है, ठीक है. अब हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हम सैंड माइनिंग की चर्चा कर रहे हैं और कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं. यानी कि एस हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएगा, ये हमारी भूमिका स्टार्ट कर देगा कि सैंड माइनिंग की चर्चा होने लग पड़ी है फिर से आंध्र प्रदेश में, ठीक है. तो एस हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. अब हुआ क्या है, फिर आगे वो घटना बता रहे हैं. क्या घटना बता रहे हैं कि सैंड माइनिंग क्यों आई है चर्चा के विषय में, क्यों चर्चा का एक अहम मसला बनी है, तो उसके बारे में वो कह रहे हैं
फिर जब बोल रहे हैं कि जब से उसने विड्रॉ करा है जो फ्री सैंड पॉलिसी है उसको, तो क्या हुआ है, इट मतलब YSR, द YSR कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट, यानी कि YSR कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो तब से अपना बचाव कर रही है उन एक्विजिशन से जो उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, एक्विजिशंस, फेंडिंग ऑफ एक्विजिशंस। अब कौन से एक्विजिशंस, दैट इट इज़ वर्किंग हैंड इन ग्लोव, कि वो सैंड माफिया के साथ मिल के काम कर रही है और उनको जाने दे रही है, जब भी वो फंस जाते हैं तो उनको जाने देती है, छोड़ देती है, ठीक है। द ऑपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी, वो तो पहले से ही इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भाई इन्होंने 40,000 करोड़ का जो है हनन करा है सैंड का, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट S फर्स्ट स्टेटमेंट, Q हमारा सेकंड स्टेटमेंट, R हमारा थर्ड स्टेटमेंट और P हमारा फोर्थ स्टेटमेंट बन रहा है, ओके। सो SQRP हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, ऑप्शन A इज करेक्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड बोल रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो इंसानियत से प्यार करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट, है ना। फिलैंथ्रोपिस्ट वो व्यक्ति जो इंसानियत से प्यार करता है। एथिस्ट, एथिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो बिलीव गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता। पेसिमिस्ट यानी कि वैसा व्यक्ति जो बहुत ही निराश हो। ऑप्टिमिस्ट बहुत ही पॉजिटिव आशावादी व्यक्ति हो। और फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब वो व्यक्ति जो इंसानों से बहुत प्यार करता हो, मानवता से बहुत प्यार करता हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें चुनना है एलिमनी। एलिमनी जो है इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ALL नहीं आता, ALIMONY, एलिमनी। स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल भी करेक्ट स्पेलिंग करेक्ट है। हेलुसिनेशन के करेक्ट है, हेलोवीन के करेक्ट है, ठीक है। सो केवल एलुमिनी के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, एलिमनी के। जुडिशियस वर्ड दिया है, इसका हमने सिनोनिम बताना है। तो जुडिशियस मतलब होता है बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही जजमेंट के साथ में, अच्छी जजमेंट के साथ में, है ना, सोच समझ कर किया गया प्लानिंग। तो ऑप्शन ए है सेंसिबल, जो कि मिलता जुलता है सोच समझ के करने से, यानी कि रीजनेबल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट मतलब बिना सोचे समझे। केयरलेस अगेन बिना सोचे समझे, बेपरवाह तरीके से। शॉर्ट साइटेड मतलब थोड़ा पास देखकर, ज़्यादा दूर का देखते ही नहीं है या फिर कम दिखाई देता है, उसको बोला जाता है शॉर्ट साइटेड। और शॉर्ट साइटेडनेस एक मेटाफर के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो व्यक्ति ज़्यादा दूर की सोच नहीं रखता, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में शॉर्ट साइटेड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सेंसिबल इज करेक्ट। विच डैश डू यू यूजुअली टेक टू रीच योर ऑफिस। जब हम ऑफिस जाने की बात करें तो रास्ते की बात करें कि कौन सा रास्ता से आप जाते हो अपने ऑफिस ज़्यादातर, तो रास्ते को क्या बोलते हैं, रूट। तो क्या स्पेलिंग होते हैं, ROUTE, रूट। अब ये कौन सा रूट है, ये है जड़ वाला रूट। राउट मतलब कि जो ट्रूप्स हों किसी जगह पे उनको वापस बुला देना डिसऑर्डर्ड तरीके से। और रूड मतलब गलत से स्वभाव करने वाला व्यक्ति, रूड व्यक्ति, है ना, जो अच्छे से बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रूट इज करेक्ट। एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब होता है स्तुति, प्रशंसा करना किसी की, प्रेज करना। रिवॉर्ड मतलब किसी को प्राइज देना। पनिश मतलब सजा देना। डिसमे मतलब कि निराशा होना। और प्रेज मतलब तारीफ करना। तो हमें सिनोनिम बताना है। एक्सटॉल मतलब भी तारीफ है और ऑप्शन डी प्रेज मतलब भी तारीफ है। ऑथर्स एक्सप्लेनेटरी रिमार्क्स एट द बिगनिंग ऑफ द बुक। आपने देखा होगा बुक के पहले ऑथर कुछ समझाने की कोशिश करता है, फिर वो बताता है कि आगे बुक में आपको क्या पढ़ने मिलेगा, मुझे रीडर से कैसा सपोर्ट मिला, मुझे किस किस ने सपोर्ट करा, मेरा ये विचार कहाँ से आया इस किताब को लिखने का, उसको क्या बोला जाता है, प्रीफेस, ठीक है। ऑप्शन ए प्रीफेस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द डॉक्टर ट्रीटेड द विक्टिम्स ऑफ द वायलेंस वेरी केयरफुली। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो किसने ट्रीट करा है, द डॉक्टर। क्या करा है, ट्रीट करा है, किसको करा है, विक्टिम्स को ट्रीट करा है। और किस चीज़ के विक्टिम हैं ये, वायलेंस के। बहुत ध्यान से इनको ट्रीट करा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द डॉक्टर ट्रीटेड, ठीक है। तो डॉक्टर ने ट्रीट करा है तो बाद में चल जाएगा, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा। तो द विक्टिम्स of violence were treated very carefully by the doctor, ठीक है। ये हो जाएगा स्टेटमेंट, द डॉक्टर was very careful while providing treatment to the victims. The doctor's care was shown to the victims of violence. The victims of violence were treated very carefully by the doctor. Option C is correct.
अब यहाँ पे S1 और S6 करंट पोजीशन पे है और उसके बीच में ABCD को हमने फिट इन करना है, ठीक है। ही सैट इन हिज सीट, वो अपनी चेयर पे बैठा और जो कि कहाँ थी, हार्डली शोइंग एनी साइंस ऑफ हियरिंग, और वो ऐसा लग रहा था कि वो कोई भी बात हमारी सुन नहीं रहा है। बिसाइड द बेड, बेड के साइड में, गेजिंग स्टर्नली, और बहुत ही एकटक होके वो देख रहा है, निहार रहा है, एट द पेशेंट्स फेस, किसको देख रहा है, पेशेंट के फेस पे वो बहुत स्टर्न गेज लगा के बैठा हुआ है। व्हाट दे वर सेइंग टू हिम, और सुन रहा है, क्या सुन रहा है, कि वो उसको क्या बोल रहे थे उसको वो सुन ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो उनकी बात सुन नहीं रहा। तो कौन सी बात नहीं सुन रहा, जो वो उसको बता रहे थे, किसी व्यक्ति की बात करे जा रहे हैं। तो ही सैट इन अ सीट, वो एक चेयर पे बैठा जो कि कहाँ थी, बिसाइड द बेड। ऑप्शन बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, और वो बहुत एक टकी लगा के देख रहा था, कहाँ देख रहा था, एट द पेशेंट्स फेस, यानी कि जो पेशेंट था उसके फेस पे एक टकी लगा के देखे जा रहा था। हार्डली शोइंग एनी साइंस ऑफ हियरिंग, और वो कोई भी ऐसे निशान नहीं दिखा रहा था कि पता चल सके कि वो हमारी बात सुन रहा है या नहीं। सो BCDA हमारा अरेंजमेंट बन रहा है, BCDA, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Hundreds of firms went bankrupt during the dash. अब हजारों लाखों फर्म्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, वो दिवालिया हो गई। किस दौरान में, किसी समय की बात की जा रही है उस टाइम पे। रिसिशन कोई वर्ड नहीं है, रिवीजन मतलब रिवाइज करना, रेमिशन किसी चीज को कैंसिल करना, ठीक है, कोई चार्ज हो, कोई डेप्ट हो, पेनल्टी हो, उसको कैंसिल करना। और रिसेशन मतलब मंदी, आर्थिक मंदी जो होता है ना, रिसेशन, उसको बोल जाता है रिसेशन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट कि हजारों लोगों की नौकरियां या हजारों कंपनियां जो हैं वो किस टाइम पे दिवालिया हो गई होंगी, रिसेशन के टाइम पे दिवालिया हो गई होंगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चेंजेस टू अर्थ्स क्लाइमेट ड्रिवन बाय इंक्रीज डैश ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस, बोल रहे हैं कि अर्थ का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, जो कि किस वजह से हो रहा है कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जितनी तेजी से बढ़ रही हैं, ट्रैप हो जा रही हैं, जकड़ जा रही हैं, वो बढ़ रहा है तेजी से। आर ऑलरेडी हैविंग वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, और इन सभी चीज़ों का बहुत बड़े पैमाने पे हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर असर देखने को पहले ही मिल रहा है। श्रिंकिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स, क्या हो रहा है कि हमारे दुनिया में जो बर्फ की चादर है वो कम होती जा रही है, श्रिंक हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अकरेंस ऑफ शिफ्ट्स इन फ्लावर प्लांट ब्लूमिंग टाइम्स, अब क्या हो रहा है कि पौधे पहले जिस समय पे फूल होते थे, उनमें प्लांट्स में पत्ते आते थे, पतझड़ होती थी, वो सब टाइमिंग्स अब शिफ्ट हो रही हैं। अभी आप देखो कितनी भयानक गर्मी हमें देखने मिल रही है, बीच में हिमाचल में, उत्तराखंड में इतनी भयानक बारिशें देखने मिली, जिनका अभी तक भी उससे उभर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक है। एक्सेट्रा आर क्रिएटिंग एन ओवरऑल डैश इन द नेचुरल इकोसिस्टम, तो ये सब चीज़ें क्या कर रहे हैं, हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में या तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं ओवरऑल तरीके से, या हिंड्रेंस या फिर रुकावट कर रहे हैं, ठीक है, पैदा कर रहे हैं हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में। Conditions like the rise in sea levels and salt water intrusion have advanced to the point where whole dash have had to relocate, बोल रहे हैं जो सी लेवल के बढ़ने की स्थिति है या सॉल्ट वाटर इंट्रूजन यानी कि गलत तरीके से किसी की विसिनिटी में आ जाना, यानी कि सॉल्ट वाटर जो है पीने के पानी से मिल रहा होगा या फिर कहीं पे जाके मिल जा रहा है, तो इन सब चीज़ों ने क्या करा है, हैव एडवांस्ड, ये इस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां पे होल डैश हैव हैड टू रिलोकेट, पूरी समुदाय को रिलोकेट करना पड़े या पूरे कम्युनिटी को रिलोकेट करना पड़े, वाइल प्रोट्रैक्टेड ड्राउट्स, और जो लंबे समय से चले आ रहे हैं, जो बड़े लंबे ड्राउट्स चल रहे हैं, आर पुटिंग पीपल एट रिस्क ऑफ डैश, और इससे क्या हो रहा है, लोग किसके रिस्क पर आ रहे हैं, फूड क्राइसिस के रिस्क पर आ रहे हैं शायद, या भुखमरी के रिस्क पर आ रहे हैं, ठीक है। The effects of human caused global warming are dash for people alive today, जो प्रभाव हैं इंसानों द्वारा
ग्लोबल वार्मिंग की गई है उसके जो प्रभाव हैं वो आज जो हम लोग जीवित हैं उनके लिए शायद बहुत भयानक हो रहे हैं एंड विल वर्सन, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी एज लॉन्ग एज ह्यूमंस कीप फीडिंग ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एनवायरनमेंट। जब तक कि इंसान इस तरीके से लगातार ग्रीन हाउस गैसेज अपने एनवायरनमेंट में छोड़ते रहेंगे तब तक वो स्थिति और ज़्यादा बद से बदतर ही होएगी दिन प्रतिदिन। देखो तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि चेंजेस टू अर्थ क्लाइमेट ड्रिवन बाय इंक्रीज्ड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस ऑफ हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि बढ़ोतरी हो रही है ना, एमिशन की बढ़ोतरी हो रही है। सो ऑप्शन ए एमिशन इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि फ्लावर प्लांटिंग के जो दिन है वो चेंज हो गए हैं, सीजन चेंज हो गए हैं, क्रिएटिंग एन ओवरऑल डैश। ओवरऑल क्या कर रहा है, ये डिसबैलेंस क्रिएट कर रहा है या फिर डिस्पोंडेंस इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। सो ओवरऑल इम्बैलेंस इज करेक्ट, ऑप्शन बी इम्बैलेंस इज करेक्ट। फिर आगे कह रहे हैं कि इस तरीके की स्थिति ने इस स्तर तक स्थिति खराब हो चुकी है इन सब वजहों से कि कई जगहों पे क्या करना पड़ा है, वर होल टू द पॉइंट वेयर होल डैश हैव हैड टू रिलोकेट। तो होल क्या, कम्युनिटी को ही रिलोकेट करना पड़ा होगा, तो होल मॉब्स पीपल कम्युनिटीज, ऑप्शन सी कम्युनिटीज इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि पुटिंग पीपल वाइल प्रोट्रैक्टेड ड्राउट्स, लंबे ड्राउट्स चल रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, पुटिंग पीपल एट रिस्क ऑफ स्टारवेशन या फिर फूड क्राइसिस, एट रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी, फेमाइन, ओवर पॉपुलेशन या सर्जरी। तो किस चीज़ के रिस्क पे डाल दिया है, फेमाइन के। सो ऑप्शन बी फेमाइन इज करेक्ट। और लास्ट हमारा स्टेटमेंट है जो कहता है The effects of human caused global warming are dash for people, are harsh for people, are heartbreaking, contradictory, irreversible या conditional। तो क्या है, irreversible है, ये इनको वापस बदला नहीं जा सकता। सो ऑप्शन सी irreversible is correct। That's all, आज के सेशन में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।